हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग MSO 001 दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है, उसका एक फास्ट पेस्ड रिवीजन करने वाले हैं। ऑलराइट, इस पीडीएफ में अराउंड 17 to 18 क्वेश्चंस हैं और हम लोग जो है क्वेश्चन 1 to 10 का रिवीजन करेंगे बिकॉज ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप लोग एक लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, critically explain Levi Strauss understanding of social structure as a social construct। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज लेवी स्ट्रॉस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर में और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में। देखो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है सोसाइटी किस तरह ऑर्गेनाइज है। यानी कि देखो, फैमिली का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, फैमिली में एक हेड होते हैं फैमिली के, फिर उससे अलग जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही स्कूल का स्ट्रक्चर होता है, प्रिंसिपल, टीचर्स, हेड, ये सब। ठीक है, वैसे ही पूरी सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस का ओपिनियन बाकी सोशियोलॉजिस्ट जो भी थे उनसे बिल्कुल अलग था। बिकॉज लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रक्चर कोई फिजिकल चीज नहीं है जो आंखों से हम देख सकते हैं। ऐसे हम सोसाइटी में देख नहीं सकते कि सोशल स्ट्रक्चर अरेंज हुआ हुआ है, चार्ट्स बने हुए हैं, ऐसे नहीं। ये हमारे माइंड के अंदर होता है, हमें अंदर से पता होता है। ठीक है, यानी कि आप ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना कि सोशल स्ट्रक्चर जो है फिजिकली हमें विजिबल नहीं है सोसाइटी में, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज बनी हुई है। तो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर इज अ मेंटल मॉडल। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेवी स्ट्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, जैसे कि जो हम चीजें फॉलो करते हैं, बड़ों के पैर छूना और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, कोई आता है तो उसको नमस्ते करना, ये जो सारे ट्रेडिशंस बने हुए हैं जो मैरिज के टाइम पे फॉलो होते हैं, ये असली स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली चीजें हैं। असली स्ट्रक्चर जो है इनके पीछे छुपा हुआ पैटर्न है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो हर घर का ना डेकोरेशन अलग है। हर घर जब दिवाली वगैरह पे सजाते हैं तो सबका डेकोरेशन अलग होता है, लेकिन सबके घर की फाउंडेशन जो है वो सेम होती है। वो फाउंडेशन हमें दिखती नहीं है। लाइक कर तो सब दिवाली की तैयारी रहे हैं ना, है ना, बेसिक तो सब पूजा ही करने वाले हैं, बाहर से वो अलग हो सकता है लेकिन फाउंडेशन सबकी सेम होती है। वैसे ही सोसाइटी की फाउंडेशन भी हिडन होती है और वही जो होता है सोशल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम किसी भी अलग कल्चर से हो, ट्रेडिशन से हो, कुछ भी हो, ये सब ऊपर से दिखने वाली चीजें, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना सोसाइटी की हमारी, वो सबकी सेम है। ओके, इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक आता है। लेवी स्ट्रॉस ने लैंग्वेज से ये आइडिया लिया था। उन्होंने कहा था जैसे लैंग्वेज बोलते वक्त हम ग्रामर के रूल्स को हैं जो सोचते नहीं है, जैसे कि हमें पता है माई नेम इज, हम ग्रामर हमें इतनी हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, अच्छा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ऐसे सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो है सोसाइटी में भी कुछ हिडन रूल्स होते हैं जो हम बिना कुछ क्वेश्चन करे, बिना कुछ सोचे जो है फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट जो है हर जगह दिखता है। तो इसलिए कल्चर भी जो है एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। ठीक है, हम बहुत चीजें कल्चर में ऐसी फॉलो करते हैं बिना क्वेश्चन करे, बिना सोचे समझे। तो यही होता है सोशल स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया। ओके, फिर इन्होंने कहा था बाइनरी ऑपोजिशन होता है सोसाइटी में। बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का, ऐसे भी आ सकता है कि लेवी स्ट्रॉस ने बाइनरी ऑपोजिशन पे क्या कहा था। तो देखो, हमारे माइंड में ना हर चीज को दो ऑपोजिट पार्ट्स में सोचा जाता है। जैसे कि मेल फीमेल हो गया, लाइफ डेथ हो गया, गुड बैड हो गया। तो ये ऑपोजिट पेयर्स जो है हमारी थिंकिंग को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी वजह से जो है मिथ, रिचुअल और ट्रेडिशंस बनते हैं। इसीलिए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि हर सोसाइटी अलग हो सकती है लेकिन हमारा माइंड जो है, ह्यूमन माइंड का बेसिक पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो, अब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ दो चॉइसेस ही है ना कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में हर चीज का उल्टा और सीधा बना हुआ है कि हाँ ये सही है, ये गलत है ना। तो यही चीजें जो है हमें ट्रेडिशन, रिचुअल्स को फॉलो करने पे फोर्स करती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है, फिर आता है किनशिप सिस्टम। देखो, नॉर्मली हम किनशिप को फैमिली रिलेशंस बोलते हैं, पता होना चाहिए किनशिप टर्म का मतलब। लेकिन अगर हम लेवी स्ट्रॉस कहते हैं, अगर लेवी स्ट्रॉस की लैंग्वेज में देखें
तो इनके अकॉर्डिंग किनशिप सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होते, ये एक एक्सचेंज सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। कैसे? देखो, मैरिज के थ्रू फैमिली और ग्रुप्स के बीच रिलेशन बनते हैं, आप दो फैमिलीज आपस में जुड़ती हैं और इसी एक्सचेंज से जो है अलायंस बनते हैं। बेसिकली बोलते हैं ना कि हम अपनी बेटी दे रहे हैं लेकिन हमें तो एक बेटा मिल रहा है, ऐसे करके जो ये बोलते हैं वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज सिस्टम ही तो हो रहा है, दो फैमिली जुड़ रही हैं आपस में, लोग एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसी थ्योरी को ये जो है अलायंस थ्योरी भी बोलते हैं, लेवी स्ट्रॉस। ओके, फिर आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इन्होंने कहा था लेवी स्ट्रॉस ने कि चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सब जगह कस्टम्स अलग हो सकते हैं लेकिन ह्यूमन ब्रेन का बेसिक थिंकिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग कल्चर में भी सिमिलर मिथ और सिमिलर सिंबल हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक थिंकिंग तो सेम है ना। चाहे हमारे इंडिया में इतने सारे मिथ कल्चर हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में भी जाओ तो सब सोचते तो यही है, सही गलत के बीच में, है ना। कोई मिडल पाथ तो कोई नहीं चुनता, सबको लगता है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऑपोजिट वे में ही सब सोचते हैं। तो वो बेसिक ह्यूमन थॉट सबका सेम है, ठीक है। अब देखो, इसको ना क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा करा था लेवी स्ट्रॉस की थ्योरी को, क्योंकि लोगों ने बोला था ये थ्योरी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हिडन स्ट्रक्चर को डायरेक्टली प्रूव ही नहीं करा जा सकता, आप कैसे प्रूव करोगे जो चीज दिखती ही नहीं, है ना। दूसरा जो है, ये थ्योरी हिस्ट्री और सोशल एक्सचेंज को इग्नोर करती है, जो हमारी चलती आ रही है प्रथाएं उनको, और ये कॉन्फ्लिक्ट और पावर रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, ठीक है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने भी इसे बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि बेसिकली जो है लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि विमेन को एक्सचेंज का ऑब्जेक्ट माना जाता है शादी में, तो उस चीज पे से बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। ऑलराइट, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है इसकी थ्योरी, बिकॉज लेवी स्ट्रॉस की अंडरस्टैंडिंग और सारे सोशियोलॉजिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप समझ आएगा, मैंने जितना इजी हो सकता है उतना समझाया है। ऑलराइट, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस रैडक्लिफ ब्राउन्स स्लैश इवान प्रिचर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हम सोशल स्ट्रक्चर को ही समझ रहे हैं, लेकिन रैडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचर्ड दोनों के उसमें। ओके, तो देखो, ये क्वेश्चन देखते सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में दो थिंकर्स की बात करिए, रैडक्लिफ ब्राउन, इवान प्रिचर्ड, दोनों पे अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, यानी कि ये सोसाइटी को समझते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस में, यानी कि जैसे एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है ना, रूट्स होती हैं, फिर बाक आती है, फिर उसकी लीव्स आती है, ऐसे ही ये सोसाइटी को स्ट्रक्चर के वे में समझते हैं, सबसे नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सारे अपने अपने स्ट्रक्चर जो है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ओके, देखो, दोनों का मानना ये था कि सोसाइटी तभी स्मूथली चलती है जब उसके अलग अलग पार्ट्स जो है मिलकर काम करते हैं, लेकिन दोनों के फोकस में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचर्ड दोनों ने सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा था, लेकिन ये लेवी स्ट्रॉस की तरह नहीं कहते कि स्ट्रक्चर माइंड के अंदर होता है। ये कहते हैं बेसिकली कि सोशल स्ट्रक्चर रियल होता है, दिखता है हमें, ठीक है। इसको हम सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक्चुअल रिलेशनशिप्स का नेटवर्क होता है, ये ध्यान रखना, एक्चुअल जो हमारे आसपास के हमारे रिश्ते हैं उनका नेटवर्क होता है, यही सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली लेवी स्ट्रॉस जो है मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहीं रैडक्लिफ ब्राउन जो है वो रियल सोशल रिलेशन की बात करते हैं। ओके, देखो, रैडक्लिफ ब्राउन का कहना देखें अगर हम, तो उन्होंने बोला था कि सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए कि सोसाइटी के अंदर जो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, रिलीजन हो गया, नेबरहुड हो गया, इन सबके रिलेशनशिप मिलकर जो है सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर इमेजिनेशन में नहीं होते, इस सोसाइटी में एक्चुअली जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का नाम दिया था। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी का हर इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप सोचो, फैमिली का फंक्शन क्या है, फैमिली का फंक्शन है हम लोग को सोशलाइज करना, हमें सिखाना तौर तरीके लाइफ जीने के, है ना। ऐसे रिलीजन का फंक्शन क्या है, हमें वैल्यू सिखाना। लॉ ऑर्डर मेंटेन करने का क्या फंक्शन है जुडिशरी का, कि हमें लॉ ऑर्डर मेंटेन करना सिखाए। स्कूल का क्या फंक्शन है, हमें सही गलत के बीच सिखाए, है ना। तो सोसाइटी तभी स्टेबल रहती है जब ये फंक्शन, सारे जो इंस्टीट्यूशन है सही अपने अपने फंक्शंस करें, ठीक है। तो जब तक ये सही काम करेंगे तो ही जो हमारी सोसाइटी स्टेबल रहेगी, ऐसा कहते थे रैडक्लिफ ब्राउन। ओके, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोसाइटी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझो। हम सब देखो एक दिन मर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। जैसे कि टीचर जो है रिटायर हो जाती है,
डॉक्टर चेंज हो जाता है, हॉस्पिटल फिर भी चलता रहेगा, टीचर नए आते रहेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है चलती रहती है, सोसाइटी जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, चाहे लोग मरे, चाहे कोई प्रोफेशन छोड़े, चाहे कोई प्रोफेशन चेंज करे, सोसाइटी जो है चलती रहेगी। ओके। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखो रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन रूल्स बनाते हैं, जैसे कि मैरिज के रूल्स होते हैं, हमें पता होता है सबके रिलीजन में अलग अलग रूल्स हैं, फैमिली के रूल्स होते हैं, ये सब लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से जो है सोसाइटी में ऑर्डर बना रहता है। यानी कि देखो मैरिज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप लोगों को बच्चे पैदा करने हैं तो मैरिज एक लीगल हमें वो देती है कि हाँ वी कैन हैव किड्स, वी कैन स्टार्ट अ फैमिली। तो ये रूल बना हुआ है ना कि मैरिज के बाद ही यू कैन हैव किड्स। ओके। तो ये सारे रूल्स किसने बनाए हैं, फैमिली रूल्स बने हुए हैं कि आप फैमिली में बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे। ये सारे रूल्स जो बने हुए हैं ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, है ना। हमें पता है कि कोई घर में बड़ा आ रहा है तो उसको जाके पैर छुओ, ये सारे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और इसी से जो है हमारी सोसाइटी में ऑर्डर बना रहता है कि हम कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं करते। ओके। तो ये था रैडक्लिफ ब्राउन का सोशल स्ट्रक्चर पे उनकी थिंकिंग। अब पढ़ते हैं इवांस प्रिचर्ड कैसे समझते थे सोशल स्ट्रक्चर को। तो देखो इन्होंने भी सोशल स्ट्रक्चर को एक्चुअल रिलेशनशिप्स माना था, लेकिन इनका फोकस थोड़ा अलग था। ठीक है, इनका फोकस क्या था, पहला आता है किनशिप एंड लीनिएज। देखो इवांस प्रिचर्ड ने कहा कि सोसाइटी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किनशिप और लीनिएज, मतलब फैमिली रिलेशन और उनकी एंसेस्ट्री, यानी कि कैसे चलते आ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ट्राइबल सोसाइटीज में पॉलिटिकल सिस्टम भी किनशिप के बेसिस पर चलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल स्ट्रक्चर के लिए। फिर आता है सेगमेंटरी लीनिएज सिस्टम। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। जैसे मान लो दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, दोनों नॉर्मली अलग रहते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई अटैक करेगा तो दोनों एक हो जाएंगे, भाईचारा आ जाएगा, है ना। इसी तरह छोटे ग्रुप जरूरत पड़ने पर मिलकर बड़े ग्रुप बन जाते हैं और डेंजर खत्म होने के बाद फिर अलग हो जाते हैं। तो इसी को जो है हम सेगमेंटरी लीनिएज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बताया था किनशिप इज पॉलिटिकल। देखो किनशिप सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप नहीं होता, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी भी डिसाइड करता है कि कौन किसकी हेल्प करेगा, कौन किस ग्रुप में है, कौन किसका लीडर है, ये सब। जैसे कि देखो फैमिली में पता होता है ना कि कौन किसकी बात है जो सबसे ज्यादा चलेगी, तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी चलते हैं। फिर आता है एम्पिरिकल फील्ड वर्क। इवांस प्रिचर्ड जो है वो सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते थे, वो ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच जाकर रहते थे, ऑब्जर्व करते थे, और इसी वजह से उनकी थ्योरी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर बेस्ड थी। ओके। अगर हम दोनों को कंपेयर करें रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचर्ड को, तो देखो दोनों कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर रियल है ना। दोनों इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशन को इंपॉर्टेंस भी देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन पूरी सोसाइटी को एक थ्योरी के तौर पे समझते हैं बुक्स वगैरह पढ़कर, है ना, जबकि इवांस प्रिचर्ड जो है ये ट्राइबल सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और किनशिप सिस्टम को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके। तो इस चीज को ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है, पेपर में आ सकता है, दोनों का अलग से समझाने के लिए भी आ सकता है। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, बेसिक से स्टार्ट करो, अपने दिमाग में एग्जाम्पल सोचते रहना तो ज्यादा ईजी लगेगा। देखो सबसे पहले देखते हैं कि सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी का मतलब है गवर्नमेंट के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ना लोगों के लिए, वो होती है सिविल सोसाइटी। जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गए, स्टूडेंट यूनियन हो गए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मीडिया हो गया, ये सब सिविल सोसाइटी का पार्ट है। ओके। अब देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जहां लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है। अब आते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के थ्रू ही आप जो है डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर सकते हो, मीडिया के थ्रू ही मीडिया ब्रिज बनाती है पॉलिटिकल लीडर्स और लोगों के बीच में, तो वो काम करती है। एनजीओ जो है हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाती है ना। तो डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी को बेसिकली जो है एक फ्रीडम देती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है रिलेशनशिप है, सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिविल सोसाइटी लोगों को पार्टिसिपेट करना सिखाती है, सिर्फ वोट देना ही डेमोक्रेसी नहीं होता, इलेक्शन के बाद भी लोग सोसाइटी के इश्यूज को जो है उठाते हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब जो है सिविल सोसाइटी के थ्रू होता है और इससे जो है हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है। ओके। फिर आता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट पर नजर रखती है और गवर्नमेंट को कोई गलत काम कर रहे हो तो उसको क्वेश्चन करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्ट राइट एंड लिबर्टी। सिविल सोसाइटी लोगों के राइट्स के लिए भी काम करती है, विमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स,
ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ, ये हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस भी देती है। ओके। फिर आता है एनकरेजेस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सिविल सोसाइटी सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते, ये लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यू भी सिखाते हैं, जैसे कि टॉलरेंस हो गया, इक्वालिटी हो गया। मतलब अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है तो सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ओके। आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट और पब्लिक में ब्रिज बनाती है, जैसे मीडिया के थ्रू हो गया और एनजीओ वगैरह के थ्रू हो गया, आप क्वेश्चन कर सकते हो चीजों को। ओके। अब इसमें देखो कुछ थिंकर्स आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एलेक्सिस। देखो ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी की स्कूल है, एक तरह की स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब लोग एनजीओ और एसोसिएशन ज्वाइन करके डेमोक्रेसी सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। तो इसीलिए जो है सिविल सोसाइटी एक तरह स्कूल की तरह काम करती है, जो हमें डेमोक्रेसी के बारे में चीजें सिखाती है। ओके। फिर इसमें आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पावर को चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट या पावरफुल ग्रुप गलत काम करते हैं तो सिविल सोसाइटी उनके अगेंस्ट आवाज उठा सकती है और एक चेंज ला सकती है। ओके। इजी था। सिविल सोसाइटी और इसका रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन अगर आए तो जरूर करना, बहुत इजी है। ठीक है। हेजेमनी की बात करी थी इन्होंने, हेजेमनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम्सी का। बेसिकली हेजेमनी वही होती है जहां पे आप जो है गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, ओके सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन आई गेस रिपीट कर दिए, 2 क्वेश्चन नहीं, मैंने क्वेश्चन 4 ऑलरेडी समझा दिया है। ओके। ये वाला क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया अभी आपके सामने, मैंने सारा इसमें डिफरेंस बताए थे। ऑलराइट। और बाकी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 मैंने सेम लिख दिया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कंपेयर द मार्क्सियन एंड वेबेरियन नोशंस ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन। ओके। तो इसका ध्यान रखोगे। क्वेश्चन 3 और 4 मेरी गलती है, मैंने रिपीट कर दिया, आप क्वेश्चन 4 को यहाँ से हटा सकते हो। ऑलराइट। जिसने पीडीएफ परचेज करा है वो भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन 4 और 3 सेम है। ओके। मूव करते हैं हम क्वेश्चन 5 पे। बेसिकली हमें पावर के बारे में समझना है मार्क्स के और वेबर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जो है फाउंडिंग फादर्स की तरह है सोशियोलॉजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है और इनका जो है सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है। पहले समझते हैं पावर होता क्या है। पावर का मतलब है किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की एबिलिटी, यानी कि आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, ये। ठीक है। अब देखो मार्क्स और वेबर दोनों पावर के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ठीक है। एग्जाम में आपको यही डिफरेंस समझ के लिखना है और अगर अलग अलग क्वेश्चन आए तो भी ध्यान रखना। ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, देखो मार्क्स और वेबर दोनों मानते थे कि सोसाइटी में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये चीज हमें पता भी है। हमें पता है कि जिस इंसान के पास पैसा है उसके पास पावर भी ज्यादा है और जिसके पास नहीं है उसके पास पावर भी कम है। कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर होती है, कुछ के पास कम होती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पावर आती कहां से। यहीं से जो है दोनों की अलग अलग थ्योरी डेवलप हुई है। सबसे पहले समझते हैं मार्क्स का क्या, कार्ल मार्क्स का क्या नोशन था पावर को लेकर। तो देखो मार्क्स कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। कार्ल मार्क्स की जब भी आप बात करोगे, कार्ल मार्क्स इकोनॉमी से रिलेटेड है, पैसा, फाइनेंस, जहां भी पैसे की बात होगी कार्ल मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो इनका मानना भी यही था कि मतलब जो है पावर का सोर्स जो है वो इकोनॉमिक ओनरशिप है। जिसके पास फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लैंड है, पावर उसके पास ही होगी। इसीलिए मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी 2 क्लास में डिवाइड करी गई है। अब 2 सोसाइटी क्या क्लास में डिवाइड, इनके अकॉर्डिंग 2 क्लासेस थी। एक तो थी बुर्जुआजी। ठीक है। बुर्जुआजी कौन होते थे? कैपिटलिस्ट क्लास, जिसके पास पैसा है, लैंड है, इंडस्ट्री है, मशीनरी है। ठीक है। दूसरी आ जाती है आपकी प्रोलिटरेट क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट के पास पैसा भी है, पावर भी है और वर्कर उनके लिए काम करते हैं। ओके। अब देखो मार्क्स कहते हैं कि पावर का सबसे बड़ा सोर्स मनी और प्रॉपर्टी है। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं तो तुम सब सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, ये कहा था मार्क्स ने। ठीक है। क्लास डोमिनेशन, मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो रिच क्लास सिर्फ बिजनेस ही कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट, एजुकेशन, बहुत सारे लॉज आप देखोगे कंट्री में बनते हैं जो रिच क्लास, जिनके पास बिजनेस बड़े बड़े होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इनका जो है रिच क्लास का सब पे इंफ्लुएंस रहता है। ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम जो है वो रूलिंग क्लास के फेवर में होता है। ओके।
तीसरा आ जाता है स्टेट। मार्क्स का एक फेमस आइडिया, वो कहते हैं स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है रिच क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। वो बेसिकली जो रूल्स वगैरह बनाती है वो ऐसे बनाती है कि वो रिच क्लास को सपोर्ट कर सके। ओके। पावर एंड सोशल चेंज पे मार्क्स ने बात करी है। इन्होंने कहा था कि देखो एक दिन जो है वर्कर्स को समझ आएगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, और इसको वो कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस, कि जिस दिन उन्हें समझ आएगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है उस दिन रेवोल्यूशन आएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। ओके। कार्ल मार्क्स का ये कहना था। सारे मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए। कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके। अब हम देखते हैं वेबर का क्या नोशन था पावर को लेकर, मैक्स वेबर का। तो देखो वेबर ने मार्क्स से अग्री भी किया था और डिसअग्री भी करा था, क्योंकि उन्होंने कहा था पावर सिर्फ पैसों से नहीं आता, पावर के और भी सोर्सेज होते हैं। ठीक है। उनका मतलब क्या था पावर कहने के लिए? देखो वेबर के अकॉर्डिंग ना पावर का मतलब है अपनी बात मनवाना, चाहे सामने वाला अग्री करे या ना करे। यानी कि अगर आप दूसरों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दूसरों को मैन्युपुलेट कर सकते हो ना, तो आपके पास पावर है। ऐसा कहते थे मैक्स वेबर। ठीक है। इन्होंने 3 सोर्सेज दिए थे पावर के, यानी कि सिर्फ पैसा पावर नहीं है। इनके अकॉर्डिंग क्लास, आप रिच क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, पुअर क्लास से हो, उससे आपके पास पावर आती है। स्टेटस, आपकी सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है, उससे आपके पास पावर आती है। और पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पावर, आप किस पार्टी वार्टी में बिलोंग करते हो, उससे भी आपके पास पावर आती है। ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखना। फिर आता है अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। इस पे इन्होंने बहुत बात करी है। वेबर ने पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस बताया था। देखो पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो। पावर का मतलब होता है जहां पे आप फोर्स भी हो सकते हो, यानी कि आपको कोई फोर्स करके काम करा सकता है। लेकिन अथॉरिटी वो पावर है जहां पे लोग विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? देखो अगर आप लोगों के आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी के अभी पढ़ने बैठो और आप बैठ जाते हो पढ़ने, तो वो पावर है। उन्होंने कोई लॉ तो नहीं बना दिया ना कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हम आपसे आपके राइट्स छीन लेंगे, ये सब तो नहीं है। ये होती है पावर। और अथॉरिटी क्या होती है? जो लॉज बने हुए हैं, जैसे कि आपको रेड लाइट पर रुकना है ना, आपको हेलमेट पहनना है, अगर आप मर्डर करते हो तो आप जेल जाओगे, ये सब लॉ है। तो आप चीजें फॉलो करते हो क्योंकि अथॉरिटी है यहाँ पर। ओके। अब अथॉरिटी के ना कुछ टाइप्स भी दिए हैं हमें मैक्स वेबर ने। सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे कि पुराने टाइम में लोग राजा महाराजा की बात मानते थे, तो वो था। ठीक है। करिस्मेटिक, यानी कि कोई लीडर है जिसको आप बड़ा मानते हो और आप उसकी बातें मानते हो, जैसे कि लोग पहले टाइम पे महात्मा गांधी वगैरह इसकी बात मानते थे। ठीक है। फिर आती है रैशनल लीगल, यानी कि यहाँ पे लीगली आप अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हो, आईएएस ऑफिसर, जज, पुलिस ऑफिसर, इन सब की। ओके। फिर आते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड मॉडर्न पावर पे। देखो वेबर कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी से चलती है, यानी कि सोसाइटी में रूल्स होते हैं, हायरार्की होती है, कोई किसी से ऊपर होता है कोई नीचे होता है, डिसिप्लिन होता है, और इसी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एफिशिएंटली काम करती है, मिनिस्ट्री हमारी एफिशिएंटली काम करती है। ओके। अब दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया। देखो मार्क्स जो है वो सिर्फ पैसे को पावर मानता है, वहीं वेबर जो है पैसा, प्रेस्टीज और पॉलिटिक्स को पावर मानता है। ओके। तो इजी था क्वेश्चन, को इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो बेसिकली हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 6 to 10 हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपका रिवीजन चल रहा है, मैं जितना कवर हो सकेगा सब कुछ करूंगी। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखो इस पीडीएफ में ना टोटल देखो कितने क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस है। ओके। मैं 22 के 22 क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगी, हम लोग सिर्फ पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज पहले 10 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। और बाकी लोगों ने देखो, और लोगों ने मेरे से पीडीएफ परचेज करा है, तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अपनी पेस पे पढ़ना चाहते हो, तो आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो, बहुत ही एक बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए। और इसके लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, उस पर आप मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई या अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो। इस पीडीएफ में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस दिए ना, सारे क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो पेपर इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आ सकता। ओके। क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। ओके। अब देखो जैसे 21 क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया अभी कि अथॉरिटी की बात करी हमने, अलग अलग अथॉरिटी होती है ये सब। ठीक है।
तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं कवर कर रही हूँ वीडियो में। बाकी आप लोग पीडीएफ परचेज करके इससे खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एन एग्जाम। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 पोस्ट कर दूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।